हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में, यानी कि दिष्ट धारा जनित डीसी जनरेटर की है जो हमारी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। कौन सी? पार्ट 3 जो है आज की क्लास में हम करने वाले हैं इस डीसी जनरेटर का। इससे पहले हमने डीसी मशीन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है और डीसी जनरेटर की हमने इससे पहले 2 क्लास कर ली है। आज की क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने कल की क्लास को कंप्लीट किया था। कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट में 2 न्यूमेरिकल कराए थे। आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। वो जो 2 न्यूमेरिकल है उनको मैं आपको अच्छे तरीके से आज दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था आपके कम ही समझ आया होगा, लेकिन आज की क्लास में उस चीज को मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक 30 ओम का संट जनित्र है एक, और वो 5 एम्पियर की करंट देता है। किसको? इस लोड को। देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम है किसका? संट जनरेटर का, जिसमें संट की फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है और आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है। और ये क्या है? ये जनरेटर 30 ओम का संट जनित्र है और ये 5 एम्पियर की करंट देता है लोड को। यदि फील्ड रेजिस्टेंस 150 ओम है, किसका? इस शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दे दिया इसने 150 ओम, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। किसका? जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसने किसका मान पूछ लिया है? इसने पूछा हमसे ईजी का मान। ये जो जनरेटेड ईएमएफ है इसका मान इसने हमसे पूछा है। उस चीज का हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। ईजी बराबर वी एल प्लस आई ए आर ए। आई ए आर ए यहाँ पर क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। देखिए, हमारे पास क्या क्या है? वी एल का मान हमें निकालना पड़ेगा। वी एल क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हम कहां से निकाल सकते हैं? वी का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। आई इंटू आर। आई का मान इसने 5 एम्पेयर दे दिया है, यानी कि इस जो लोड है, इस लोड के पास पास कितने करंट जा रहा है? 5 एम्पेयर। और इस लोड का रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम है। तो हम यहां से क्या टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना बनेगा? देखिए, V इज इक्वल टू आई का मान कितना है? 5, आर का मान कितना है? 30, यानी कि यहां से टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ गई? 150 वोल्ट। कितनी आ गई यहां से टर्मिनल वोल्टेज? 150 वोल्ट। ठीक है। एक चीज को जो है हमने इसमें आसानी से निकाल दिया है। अब हमारा दूसरा काम क्या होना चाहिए कि आई ए और आर ए का मान हमें पता होना चाहिए। क्या हमें आई ए का मान पता है? नहीं, हमें आई ए का मान नहीं पता। आर ए का मान पता है? बिल्कुल। आर ए का मान है 2 ओम। तो अब आई ए का मान हम कहां से निकाल सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आई ए को कहां से जा रही है? आई ए इस आर्मेचर वाइंडिंग से जा रही है। याद करो, जब मैं आपको किरचॉफ का करंट लॉ बता रहा था तो मैंने क्या कहा था? इस ब्रांच से जाने वाले करंट का मान, इधर जाएगा जो करंट और इधर जाएगा जो करंट, उन दोनों के बराबर होता है। यानी कि आई ए का जो मान होगा उसका मान कितना होगा? आई एस एच प्लस आई एल के बराबर होगा। क्योंकि आप देखिए, इस ब्रांच से कौन कौन सा करंट गया है? आई एस एच गया है और आई एल गया है, और आया कौन सा है? आई ए। इसलिए जो आई ए का मान होगा वो आई एस एच प्लस आई एल के बराबर होगा। अब हमें आई एल का तो मान पता है। आई एल का मान कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। लेकिन हमें आई एस का मान नहीं, आई एस एच का मान नहीं पता, यानी कि शंट के अंदर जाने वाले करंट का मान नहीं पता। तो हमें पहले उसका मान निकालना पड़ेगा। किसका? शंट करंट का, यानी कि आई एस एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? आई का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वी बटे आर होता है। क्या होता है? वी बटे आर। वोल्टेज कितनी जाएगी शंट फील्ड के अंदर? वोल्टेज तो उतनी ही जाएगी जितनी इधर लोड के पास जा रही है। लोड के पास कितनी गई है? 150 वोल्ट। कितनी? लोड के पास गई है 150 वोल्ट। तो यहां पर आ गया 150, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस भी है 150 ओम शंट का। 150। यहां पर आई शंट फील्ड के अंदर जाने वाले करंट का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। और लोड के पास कितना गया है? 5 एम्पियर। तो अब हमारे पास सवाल में फॉर्मूले में रखने के पास सब कुछ मिल चुका है। देखिए, ई जी बराबर
टर्मिनल वोल्टेज हमने कितनी निकाली 150 वोल्ट प्लस आई ए का मान कितना है 6 एम्पेयर गुणा में आर ए का मान कितना है 2, 6 दूनी 12, यानी कि जो जनरेटेड ईएमएफ का मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 162 वोल्ट। कितना आ जाएगा 162 वोल्ट। इतना जो है आप सभी को समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था। कल थोड़ी बताने में दिक्कत हो रही थी, मेरी भी जो तबीयत है थोड़ी खराब चल रही है, ठीक है ना। देखिए आज मैंने इस सवाल को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो है हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहता है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है जो 400 वोल्ट और 100 एम्पेयर की लोड करंट प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, इस लोड को 400 वोल्ट और 100 एम्पेयर की करंट प्रदान करता है। ये देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसने और हमें सवाल में क्या दिया है, इसका जो आर्मेचर है सीरीज है और शंट फील्ड का जो प्रतिरोध है वो दे दिया है। देखिए आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध 0.1 है, सीरीज के अंदर जो वाइंडिंग का यूज किया गया है उसका प्रतिरोध 0.03 ओम है और शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो 200 ओम दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूले में रखने के लिए किस किस चीज का मान चाहिए, वीएल का मान चाहिए, क्या हमारे पास है, बिल्कुल है। टर्मिनल वोल्टेज का मान उसने 400 वोल्ट हमें पहले ही दिया हुआ है। क्या हमारे पास आई ए का मान दिया हुआ है, नहीं, आई ए का मान नहीं दिया हुआ है। ये जो 100 एम्पेयर का मान दिया हुआ है ये हमें आई एल का मान दिया हुआ है इसने। पिछले सवाल की तरह ही यहां पर भी आई ए का मान क्या होगा, आई ए का मान होगा, देखिए आई ए यहां से गया, आई एल यानी कि टर्मिनल करंट प्लस आई एस एच के बराबर होगा, ठीक है। अब हमारे पास आई एल का तो मान दिया हुआ है 100 एम्पेयर, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई शंट फील्ड के अंदर जाने वाले करंट का मान। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में निकाला उसी तरीके से शंट करंट का मान निकालेंगे। V/R से वोल्टेज कितनी जाएगी इधर शंट फील्ड के अंदर 400 वोल्ट, कितनी जाएगी 400 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट बन गया ना, यहां से जाएगी करंट वोल्टेज, वो इधर वोल्टेज भी जाएगी इधर भी जाएगी वोल्टेज। अब यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट बन गया है, पैरेलल सर्किट के अंदर आपको ही पता है 400 वोल्ट इधर जाएगी और 400 ही वोल्ट इधर आएगी। अब 400 वोल्ट इसके अंदर गया शंट फील्ड के अंदर, इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 200, शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 200। अब यहां से करंट का मान कितना आ गया 2 एम्पेयर, करंट का मान कितना आ गया 2 एम्पेयर। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में रखने के लिए सब कुछ है, देखिए ई जी इजिकल टू वीएल का मान क्या इसने दिया हुआ है, बिल्कुल 400 वोल्ट प्लस आई ए का मान कितना दे दिया इसने 100, तो यहां पर था जो आई एल के पास जा रहा है और 2 एम्पेयर इधर चला गया, यानी कि टोटल 102 एम्पेयर करंट जो है जनरेट हुआ। कितना 102 एम्पेयर करंट जो है इसके अंदर जनरेट हुआ है। अब जो है यहां पर फॉर्मूले में रख दे, आर ए का मान कितना दिया हुआ है 0.1 प्लस आर एस सी का मान यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट रेजिस्टेंस 0.03। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कल बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी जो है तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन आज जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है। उम्मीद है आप सभी को अब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए अब आगे क्या है, हम पढ़ते हैं आगे। हम कुछ ना टर्म्स हैं, शब्दावली है, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, यानी कि जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र जो मशीन के मुख्य विद्युत चुंबकीय ध्रुवों की वाइंडिंग के धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग के चालकों द्वारा, कौन से फील्ड वाइंडिंग के चालकों द्वारा जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है उसी को हम मेन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इतना समझ आ गया होगा। डिनोट किससे करते हैं इसको, फाई एम से। एम यहां पर मेन मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है और फाई यहां पर फ्लक्स को दर्शा रहा है। मेन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पोल पर की गई वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, और पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। अब आगे समझते हैं
आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, उसके द्वारा जो भी विद्युत वाहक जो भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है उसी को हम आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं हम फाई ए से। ए यहां पर आर्मेचर को दर्शा रहा है और फाई यहां पर फ्लक्स को दर्शा रहा है। अब आगे होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ। पहले भी इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। एमएमएफ क्या होता है? वह चुंबकीय बल होता है जो किसी परिपथ अथवा कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है या फिर किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। कौन सा होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स? वो बल होता है जो किसी विद्युतीय परिपथ में, इसमें चुंबकीय परिपथ में, किसमें? ना कि विद्युतीय में, चुंबकीय परिपथ में या फिर अथवा कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स को उस सर्किट के अंदर चलाता है, उसी को हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं, यानी कि एमएमएफ कहते हैं। एमएमएफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एन इंटू आई होता है। एन यहाँ पर टर्न और आई यहाँ पर करंट को दर्शा रहा है। इसका मतलब जो एमएमएफ की इकाई बन गई वो क्या बन गई? एम्पेयर टर्न। एम्पेयर टर्न यहाँ पर एमएमएफ की यूनिट बन जाती है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, या फिर हम इसे हिंदी में बोले ज्यामितीय उदासीन अक्ष भी इसे कहते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है? जीएनए से। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल देते हैं जीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी समझाऊंगा। आर्मेचर अथवा पोल दोनों के लंबवत वह काल्पनिक स्थायी अक्ष जो दो विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है उसे ज्यामितीय उदासीन अक्ष कहते हैं। देखिए, दो पोल हो गए यहाँ पर, एक नॉर्थ पोल हो गया और ये के साउथ पोल हो गया। इन दोनों के बीचों बीच जो रेखा जाती है, यानी कि देखिए यहां से जो रेखा जाएगी, ये देखिए जो ये रेखा ये जाएगी, इसको हम बोलते हैं जीएनए, यानी कि जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इसे हम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। जीएनए क्या होता है? जीएनए आर्मेचर अथवा पोल, ये हो गए पोल और ये हो गया आर्मेचर। ये जो गुलाबी आपको जो दिख रहे हैं ये है आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है ये? आर्मेचर वाइंडिंग है। और ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ये फ्लक्स है। फ्लक्स जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और जो ये मोटर होती है ना, मोटर किस गति दिशा में घूमेगी? देखिए, अगर मोटर इस दिशा में घूम रही है तो जनरेटर जो है इस दिशा में घूमेगा। घूर्णन की बात हो रही है यहाँ पर। क्या? अगर जनरेटर इस दिशा में घूर्णन कर रहा है, इस दिशा में घूर्णन कर रहा है, तो मोटर क्या है? मोटर इस दिशा में घूर्णन करेगी। मोटर क्या है? इस दिशा में घूर्णन करेगी। और जो इतना आपको समझ आ गया होगा, बाकी आगे बताता हूं आपको। जीएनए आपको समझ आ गया होगा। पोल और आर्मेचर के बीचों बीच जो लंबवत काल्पनिक स्थायी अक्ष जो होता है वो इस रेखा से होकर गुजरता है। अब आगे हम समझते हैं एमएनए के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। क्या? चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसे हम किसे दर्शाते हैं? एमएनए से। एमएनए से इसे दर्शाते हैं। दो विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच से जाने वाली वह काल्पनिक अस्थायी अक्ष जो आर्मेचर के उदासीन चालकों के अक्ष से होकर गुजरती है। कौन सी? दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव। ये देखिए दोनों विपरीत है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बिल्कुल दोनों विपरीत है। बीच से जाने वाली वह काल्पनिक अस्थायी अक्ष, अस्थायी यानी कि बार बार जो बदलती रहती है, आर्मेचर के उदासीन चालकों के अक्ष से होकर गुजरती है। आर्मेचर के चालक कौन से हो गए? ये जो बने हुए यहाँ पर, ये आर्मेचर के चालक है। अब इनके बीच से होकर जाने वाली अस्थायी अक्ष, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जनरेटर इस टाइम नो लोड पर है। किस पर है? नो लोड पर है। तो जो जीएनए होता है और जो एमएनए होता है वो दोनों एक ही जगह पर होते हैं, यानी कि समपाती होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। यहीं पर जीएनए होता है,
यानी कि जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और वहीं पर MNA होता है यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इतना आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या है, ये नो लोड की कंडीशन में होता है। किसमें? नो लोड की कंडीशन में। अगर लोड डल जाता है किसी जनरेटर पर तो GNA तो वहीं रहता है, लेकिन MNA जो है खिसक जाता है, इधर उधर चला जाता है। इस अक्ष पर आर्मेचर चालक एवं फ्लक्स परस्पर समांतर होते हैं, इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात इस पर स्थित आर्मेचर चालकों में धारा का मान शून्य होता है। इसके कहने का यह मतलब है MNA पर कभी भी क्या है, जो MNA होता है MNA पर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र शून्य ही होता है। कितना? 0 होता है। किस पर? MNA अक्ष पर, यानी कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा शून्य ही रहता है। ये इसमें लिखा भी हुआ है। इस अक्ष पर आर्मेचर चालक और जो फ्लक्स होता है वो आपस में समांतर होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस पर स्थित आर्मेचर चालकों में जो धारा का मान होता है वो शून्य होता है। अब आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो एक DC मशीन में जो ब्रूश होते हैं, जो कार्बन ब्रूश होते हैं, वो कहां पर रखे जाते हैं? वो MNA पर रखे जाते हैं। किस पर? MNA पर। देखिए, यानी कि इस जगह पर क्या है, कार्बन ब्रूश इसको रखा जाता है। कार्बन ब्रूश इसको कहां रखा जाएगा? इस पोजीशन पर। और ये कौन सी है? ये MNA की पोजीशन है। यानी कि इस जगह पर जो करंट होगा, करंट का मान यहां पर शून्य होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कार्बन ब्रूश होती है, कार्बन ब्रूश इस पर स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग को खत्म करने के लिए MNA पर रखे जाते हैं इन कार्बन ब्रूशिस को। ये मत कहना कि अभी कि तो आपने बताया था कल की क्लास में कि ये कम्यूटेटर पर रखे जाते हैं। अब कम्यूटेटर तो इतना ये 360 डिग्री का होता है। अब ये थोड़ी इसको ब्रूश को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। कार्बन ब्रूश दो होंगे और दोनों ही MNA पर रखे जाते हैं, यानी कि इस अक्ष पर रखे जाते हैं, MNA की अक्ष पर। इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया? MNA ऐसा क्षेत्र, ऐसी अक्ष होता है जहां पर करंट का मान शून्य होता है और MNA लोड की कंडीशन में इधर उधर खिसक जाता है। लेकिन जो GNA होता है, GNA एक स्थायी अक्ष होता है, वो लोड पर उसका कोई असर नहीं होता। और जब नो लोड होता है, नो लोड पे GNA और MNA एक ही जगह पर होते हैं। ये GNA और MNA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इनको। आगे बताता हूं आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। क्या? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या कहता है? जो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो मेन चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो फील्ड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, उसके ऊपर जो प्रभाव डालता है उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर अपना खुद का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न किया गया जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो मेन चुंबकीय क्षेत्र पर, यानी कि जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर अपना प्रभाव जो डालता है उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। देखिए, आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर उसमें क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल होती है। अगर आर्मेचर को हम लोड से कनेक्ट कर दे तो उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उसके कारण उसमें से एक करंट बहेगी जिसे हम आर्मेचर धारा कहते हैं। फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। बिल्कुल, आर्मेचर जो होता है अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक विक्षोभ यानी कि डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देता है। किसमें? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देता है। उसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? एक तो होती है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट को कहते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और एक इफेक्ट को कहते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट।
दोनों में फर्क होता है। देखिए क्या क्या फर्क होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य फ्लक्स का विकृत हो जाना, विकृत यानी कि डिजोर्शन हो, डिजोर्टेड हो जाना, डिजोर्टेड इंग्लिश में बोलेंगे डिजोर्टेड, यानी कि विकृत यानी कि इधर उधर हो जाना, उसी को हम चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या है, इस प्रतिक्रिया के कारण फ्लक्स तो नियत रहता है, यानी कि जो फ्लक्स का मान होता है, फ्लक्स के मान में कोई भी कमी नहीं आती है, लेकिन उसका वितरण एक समान नहीं रहता है। देखिए ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से आपको बताता हूं। अब जो ये मान लीजिए इसका जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर ऐसे फैल रहा है। अब जो ये रेड कलर में है, ये कौन सा है, ये है फील्ड मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको क्या है, इसको काटने के कारण ये इधर उधर हो जाता है, यानी कि जो ये लाल वाला है ये ऐसे सीधा ना चलकर ये ऐसे टेढ़ा चलने लग जाता है, ऐसे टेढ़ा चलने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि फ्लक्स का मान तो नियत रहता है, जितना फ्लक्स मुख्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है उतना ही रहता है, लेकिन क्या है वो वितरण एक समान नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा लग जाता है आर्मेचर में, कहीं पर कम लग जाता है। इसी को हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसकी जीएनए स्थिति से जो इसके जो ब्रूस होते हैं ना, ब्रूस जो होते हैं, ब्रूस को हम जीएनए से एमएनए की तरफ खिसका देते हैं। लोड की कंडीशन में क्या कर देते हैं, जीएनए से एमएनए की तरफ खिसका देते हैं। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ब्रूस होल्डर की उससे हेल्प से जो है इस कार्य को किया जाता है। और किससे किया जाता है, एक वाइंडिंग की जाती है एक डीसी मशीन के अंदर, जिसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। किसे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अभी आगे बताता हूं उसको भी आपके बारे में। इतना अभी आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो घटनाएं होती है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का आपको पता चल गया है कि फ्लक्स का तो मान उतना ही रहता है, लेकिन क्या है इधर उधर चला जाता है। अब जो है हम समझते हैं अपना अगला इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीसी जनरेटर में क्या है, डीसी जनरेटर में लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स का मान कम हो जाता है, जिसे हम विचुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहता है, जब डीसी जनरेटर में धारा का मान अधिक हो जाता है तो आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर भी जो है अपना फ्लक्स का मान, आर्मेचर के फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण वो मुख्य फ्लक्स के जो मान है उसको कम कर देता है। उसी को हम विचुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था उसमें तो फ्लक्स कम नहीं हो रहा था, इधर उधर जा रहा था, लेकिन जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है इसके कारण तो जो फ्लक्स का मान है वो कम हो जाता है। और अब विचुंबकीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए जो छोटे जनरेटर होते हैं, कौन से, जो छोटे होते हैं। अब जो छोटे जनरेटर होते हैं, कौन से, छोटे जनित्र। छोटे जनित्रों में तो क्या कर दिया जाता है, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग के जो टर्न है उनको बढ़ा दिया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण क्या है विचुंबकीय प्रभाव का मान कम हो जाता है। लेकिन जो बड़े जनित्र होते हैं, जो बड़े जनरेटर होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें एक अलग से वाइंडिंग की जाती है फील्ड पोल के ऊपर ही। जो स्टेटर के अंदर जो पोल बनाए जाते हैं, उन्हीं के पोलों के स्लॉट में जो उसके अंदर खांचे बनाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर एक वाइंडिंग की जाती है, जिसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, एक वाइंडिंग की जाती है अलग से कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कहां पर, जो मुख्य चुंबकीय पोल होते हैं, जो चुंबकीय पोल होते हैं उनके अंदर जो स्लॉट्स बनाए जाते हैं, जहां पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग के साथ में ही एक वाइंडिंग कर देते हैं, जिसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये कहां पर की जाती है,
ये बड़े बड़े जनित्रों में की जाती है, जहां पर क्या है लोड में ज्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है। अब जो है इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रतिकारी कुंडलन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, प्रतिकारी कुंडलन को मशीन में चुंबकीय ध्रुव पर किया जाता है। कहां पर, मुख्य चुंबकीय ध्रुव यानी कि जो मेन मैग्नेटिक पोल होते हैं वहीं पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को किया जाता है। स्लॉट्स में ही रख दिया जाता है इस वाइंडिंग को भी। प्रतिकारी कुंडलन को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि दोनों में समान परंतु विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, ताकि एक दूसरे के उत्पादित फ्लक्स को पूर्ण रूप से उदासीन कर सके। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, पहली लाइन में जो है कि जो प्रतिकारी कुंडलन है उसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एग्जाम में आया हुआ पहले सवाल है ये कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में किया जाता है या फिर पैरेलल में किया जाता है। ये सवाल क्या है, एग्जाम में आया हुआ है पहले, इसलिए आपको याद रखना है जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। अब इसके अंदर कितने टर्न बनाए जाते हैं वो कैसे देखें, देखिए दोनों में समान क्या जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो दोनों में समान उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत दिशा में जो धारा प्रवाहित हो, ताकि एक दूसरे के उत्पादित फ्लक्स को पूर्ण रूप से उदासीन कर सके। क्या कहता है ये, इसमें ना कंपनसेटिंग वाइंडिंग में इतने टर्न बनाए जाते हैं कि उसके द्वारा जितना फ्लक्स उत्पन्न होता है, जितना फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होता है उतना ही फ्लक्स इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, और वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। दोनों फ्लक्स क्या है, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर धारा प्रवाहित होती है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को माइनस करने वाले होते हैं। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुआ है और जो आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न, वो क्या है, एक दूसरे को घटाव प्रकृति के होते हैं। किसके, घटाव प्रकृति के होते हैं। और याद रखना कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर ज्यादा लोड में उतार चढ़ाव होता है और बड़े बड़े जनित्रों में किया जाता है। यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों में, जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे समझते हैं कम्यूटेशन को। कम्यूटेशन क्या है, एक प्रक्रिया होती है। कम्यूटेशन एक प्रक्रिया होती है डीसी मशीन के अंदर। और ये कौन सी प्रक्रिया होती है, जनित्र में जब एक ब्रुश दो दिक् परिवर्तक खंडों को स्पर्श करता है तो उन खंडों से जुड़ी कोयल शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसके बीच में स्पार्किंग होती है। इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही कम्यूटेशन कहलाता है। देखिए क्या होता है, एक ये कम्यूटेटर है। अब यहाँ पर कम्यूटेटर क्या है, यहाँ पर खंड बने होते हैं इसके छोटे छोटे, कैसे, जैसे ये हो गया, जैसे ये एक कम्यूटेटर है। अब इस कम्यूटेटर के छोटे छोटे खंड बने होते हैं कई सारे, और इन खंडों के बीच में क्या है, एक अचालक पदार्थ को भरा जाता है। ये ऐसे मान लेते हैं, इनको इस तरीके के होते हैं ये। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर क्या है, वी शेप में बनाए जाते हैं। इनके जो खंड होते हैं, खंड किसमें, वी शेप में बनाए जाते हैं। और इसके बीच में क्या है, एक माइका का पदार्थ रखा जाता है, माइका का पदार्थ रखा जाता है। अब जो ब्रुश है वो ब्रुश वैसे ऐसे होता है, इस पर रखा जाता है। अब जब ये कम्यूटेटर घूमता है, इस दिशा में घूमता है, तो इसमें एक पल ऐसा आता है जब ये ब्रुश है ये दो खंडों को आपस में जोड़ देता है। क्या, दो खंडों को आपस में जोड़ देता है, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इस कम्यूटेटर का जो पीरियड होता है वो लगभग 1/5000 सेकंड के बराबर होता है। 1/5000 सेकंड, यानी कि एक सेकंड का 5000वां भाग, एक सेकंड का 5000वां भाग। ठीक है, उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड। और क्या, देखिए जैसे मैंने बताया, ये एक ब्रुश है और ये कम्यूटेटर के ऊपर स्पर्श कर रहा है। अब जब कम्यूटेटर घूमता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये दो खंडों को
आपस में जोड़ देता है, दो खंडों को आपस में जोड़ देता है, जिसके कारण उन दोनों खंडों की कोयल जो है आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान और इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन जो होता है उसे हम कम्यूटेशन क्या कहते हैं। अब कम्यूटेशन जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो है स्मूथ हो गया, क्या हो गया? एक तो स्मूथ हो जाता है और एक होता है रफ। अगर स्मूथ कम्यूटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? जो इसकी कम्यूटेशन की जो कम्यूटेटर की जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर क्या है, कम्यूटेटर की हमें सफाई करते रहना चाहिए। अब क्या है, सबसे पहले है स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन में स्मूथ कम्यूटेशन जब होता है जब आर्मेचर कोयल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। किसमें? आर्मेचर कोयल में धारा प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है, वो उसको हम बोलते हैं रफ कम्यूटेशन। और जब आर्मेचर कोयल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन पूर्ण रूप से शीघ्र होता है, क्या? बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रफ कम्यूटेशन। और ऐसी कंडीशन में, रफ कम्यूटेशन की कंडीशन में कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग। इसलिए जो कम्यूटेशन है उसका स्मूथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, रफ कम्यूटेशन नहीं होना। अगर रफ कम्यूटेशन एक मशीन में होगा तो उस मशीन के अंदर स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग होती है। कल की क्लास में हम समझेंगे कि स्पार्किंग क्या होती है और किस कारणवश जो है स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? स्मूथ कम्यूटेशन होना चाहिए किसी भी मशीन के अंदर। और स्मूथ कम्यूटेशन जब हो सकता है जब उसकी धारा प्रवाह की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और कम्यूटेटर की जो सतह है वो चिकनी होती है। दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं बस इतना ही। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है अपना डीसी जनरेटर का, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। कल की क्लास जो है अपनी डीसी जनरेटर की लास्ट क्लास रहने वाली है। कल की क्लास में हम क्या स्पार्किंग के बारे में पढ़ लेंगे, इंटरपोल क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो एक डीसी जनरेटर के अंदर हानियां होती है और जो इसकी दक्षता होती है, और हम डीसी जनरेटर को समांतर में कैसे चला सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और कौन कौन सी विधि है जो जिससे हम एक डीसी जनरेटर को पैरेलल में चला सकते हैं, और इसके अंदर कौन से फॉल्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कल हम जो है डीसी जनरेटर के चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।